हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए समझना बहुत ही क्रिटिकल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था। इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सारी चीजें। तो ये याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब हम प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक करेंगे, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आया, वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑलराइट, तो इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, वो फेडरल है। वो क्या है? फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? इसमें दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें बीजेपी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और रीजनल लेवल पर स्टेट्स की गवर्नमेंट है जहां पर आपको चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है, यहां पर डिसाइड किया जाता है कि देखिए हम किन चीजों पे कानून बनाएंगे, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट किन किन चीजों पे देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। ये सारी की सारी चीजें डिवाइड होती है। ऑलराइट, जैसे सब्जेक्ट लिस्ट, जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे बनाएगी, स्टेट कौन किस में बनाएगा, और दोनों किस चीज पर कानून बना सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो काफी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया है, और वो एक कंक्लूजन पे आए हैं कि देखिए इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो फेडरल नहीं है, वो प्योरली फेडरल नहीं है। प्योरली फेडरल किसका है? यूएसए का है प्योरली फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स डिवाइड होंगे ना, वो स्ट्रिक्टली डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी कि जो पावर होती है उसमें क्या होता है? स्ट्रिक्ट डिवीजन होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट क्या होता है? डिवीजन होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या बोला है उन्होंने? इंडिया में बोला है कि देखिए इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है? क्वाजी फेडरल है। ये किसने बोला? केसी वेरनर ने बोला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, उसको फटाफट फिल कर दीजिए। ऑलराइट, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इसमें बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट यूजीसी नेट, जेआरएफ के जो एग्जाम है दोनों के दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। आई नो हाउ टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाजी फेडरल क्या होता है? क्वाजी फेडरल का मतलब है कि ये फेडरल नहीं है, ये पूरा फेडरल नहीं है। इसमें बहुत सारे फीचर किसके हैं? यूनिटरी के हैं, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट, एक नेशनल लेवल की एक गवर्नमेंट के ज्यादातर फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसको बोला है क्वाजी फेडरल। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कभी आपको फेडरल दिखता है, कभी आपको यूनिटरी दिखता है। वो दिखता कैसे है? अब यहां पर समझिए, देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे, जैसे कि जब इमरजेंसी लगती है, जब इमरजेंसी लगती है तब पावर जो है, सारी की सारी पावर स्टेट की किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है, जो स्टेट की पावर्स होती है। आपने आईएएस आईपीएस देखा होगा। आईएएस आईपीएस जो है, इनको भी रिक्रूट सेंटर करता है, बट स्टेट में जाके ये फंक्शन करते हैं। आपने देखा होगा सीएजी एक बॉडी है, एक एक इंस्टीट्यूशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सारे के जो गवर्नमेंट है उनके ऑडिट्स करता है, अकाउंट्स को क्या करता है? ऑडिट करता है। तो ये भी एक सिंगल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक सिंगल बॉडी है। जो जुडिशियरी है वो हमारी इंटीग्रेटेड है, जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है, तो वो भी एक तरीके से क्या है? यूनिटरी का फीचर दिखाता है। जो टैक्स है, टैक्स जब टैक्स इंपोज किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, या टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है वो भी सेंटर के पास है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर यूनिटरी फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन जो फंक्शन होता है वो किस में होता है? फेडरल में होता है। इसीलिए इसको क्या बोला है कि ये प्योरली फेडरल नहीं है, ये क्वाजी फेडरल है। नेक्स्ट एक और है, उन्होंने बोला है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, ये किसने बोला है? मॉरिस जोन्स ने बोला है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है? देखिए जब भी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि इस बार का एग्जांपल ले लीजिए, अभी 2024 में इलेक्शन हुए।
इलेक्शन होने के बाद सेंटर में बीजेपी के पास पूर्ण फुल मेजॉरिटी नहीं आई है, तो इनको कहां से लेना पड़ा, इनको जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनसे सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन यहां पर जब वो सपोर्ट देते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं वहां पर कि देखो मुझे ये वाली मिनिस्ट्री दे दो, या फिर मुझे जो है मेरे ऊपर जितने भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं उन्हें हटा दो। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं वो क्या होती है, यहाँ पे बार्गेनिंग होने लगता है कि देखिए जब भी आप जो है फंड एलोकेट करेंगे स्टेट में तो हमें ज्यादा फंड देना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से सारे के सारे बेनिफिट्स अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 1989 से 2014 तक कोयलेशन की गवर्नमेंट रही है। ये जो कोयलेशन का फेज रहा है ये सबसे बड़ा बार्गेनिंग फेडरलिज्म रहा है। यहां पर अलग अलग जो पार्टीज है सपोर्ट करती हैं, वो क्या बोलती हैं कि भाई हमें आप ये वाली मिनिस्ट्री दीजिए या फिर हमारे लिए हमारे फेवर में ये वाला फंक्शन कीजिए या ये काम कीजिए। ठीक है, तो वहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रेविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों बोला, देखिए सभी स्टेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और सेंटर और स्टेट दोनों भी आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं। तो इसी चीज को क्या बोला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि आप जब तक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक आप कोई फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। नाउ नेक्स्ट है फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये किसने बोला है, आइवर्ट जेनिंग ने बोला है कि देखिए फेडरेशन तो है लेकिन यहां पर एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि जो पावर है वो ज्यादातर किसके पास है, सेंटर के पास है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेसिडेंट रूल लगाना, नेशनल इमरजेंसी लगाना हो चाहे, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल का तो काफी ज्यादा मिसयूज हुआ है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका जो है जीएसटी को लेकर है, टैक्स लगाना हो, या आपका डायरेक्ट टैक्स है या बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्टेट फॉरेन से लोन नहीं ले सकता, कौन लेगा उनके बिहाफ पे, सेंटर लेगा। ठीक है, तो उनके पास पावर नहीं है। अगेन किसके पास पावर है, सेंटर के पास पावर है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि जो कोई भी फॉरेन डील साइन कर सके विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर। तो इस तरीके से जो ज्यादातर पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। डिफेंस की पावर हो चाहे आपकी फॉरेन रिलेशन की हो, बहुत सारी चीजों की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। इसलिए कहा गया है फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस टर्म का मतलब है कि देखिए कि जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप फंक्शन करेंगे, जो भी हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ तभी फंक्शन होगा जब एक प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड होगा उसके लिए प्रॉपर। ये कहां पर मेंशन है, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने रेड लाइट क्रॉस की है, रेड लाइट जंप करने के ऊपर मेरे को 500 का फाइन लगेगा। अगर कोई इसका प्रोसीजर ही स्टेब्लिश नहीं किया, चलो 500 का फाइन लगेगा। अगर फाइन मेरे को लग रहा है गलत है कि कोई तानाशाही कर रहे हैं अधिकारी, जो ऑफिसर है वो मेरे से मनमाना चालान वसूल रहे हैं, या फिर मान लीजिए मैंने तो जंप ही नहीं किया, जबरदस्ती रिश्वत लेने के लिए मेरे से ये किया जा रहा है, तो उसके लिए रेमेडी क्या है, उसके लिए रेमेडी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या एक प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया है, और ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 21 आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ऑलराइट, जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करेंगे हम, मैं इसको वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एक और चीज है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिकली जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके अंदर क्या टर्म मेंशन है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन बाद में जुडिशियरी ने एक और टर्म को अडॉप्ट किया है। देखिए प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहां से अडॉप्ट किया, जापान से हमने लिया है, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी जुडिशियरी जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अडॉप्ट कर लेती है। ये कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, देखिए आपने कोई भी चीज प्रोसीजर बना दिया है, ठीक है मान लीजिए, लेकिन उस प्रोसीजर को बनाते समय ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें मिस हो गई हो, तो हम वो चीजें भी कंसिडर करेंगे। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून बनाते समय अगर कोई भी चीजें मिस हो गई है हम वो भी कंसिडर करेंगे। टेक द एग्जांपल कि कानून ये कहता है कि अगर ए ने बी का मर्डर किया है, किससे, नाइफ से, चाकू से मर्डर किया है, तो उसको क्या होगी, डेथ पेनल्टी होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रोसीजर बन गया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो गया है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए ए ने बी का मर्डर तो किया है बट वो चाकू से नहीं किया, वो किससे किया, गन से किया है। तो गन का तो कानून में तो गन लिखा ही नहीं है,
यानी कि जो कानून है, जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, उसमें गन का नाम है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह देखा जाएगा कि देखिए एंड क्या है, कि डेथ हुई है, मर गया है व्यक्ति भाई, तो आपने ठीक है नाइफ तो मेंशन कर दिया था कानून में, लेकिन आपने गन मेंशन नहीं किया था। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करेंगे, और अब हम इसको भी नाइफ के साथ ही ट्रीट करेंगे, गन को भी। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को भी अडॉप्ट किया गया धीरे धीरे, कि अगर जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, उस प्रोसीजर फॉलो करते समय आप जस्टिस नहीं करा पा रहे हैं, वो क्या है, वो प्रोसीजर ही आपको इनजस्टिस की तरफ लेके चला जाएगा, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करेंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब क्या, फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जो लॉ है उसका कोई भी आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन नहीं होगा। आर्बिट्रेरी मतलब तानाशाही से, अपनी मर्जी से, जबरदस्ती एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, जो चीफ और मेन ऑब्जेक्टिव है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसकी जो टायरनी है, मतलब कि इसका जो तानाशाही है, जो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, इस पे क्या करना है, लिमिटेशन लगाना है, इस पे रोक लगानी है। ठीक है, और साथ के साथ एग्जीक्यूटिव की टायरनी पे लिमिटेशन लगानी है, और लेजिस्लेचर जो है उसके आर्बिट्रेरी लॉ पे। यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर जो है कल को कोई भी कानून बना दे, लेजिस्लेचर कल को बोले कि आप सांस लेंगे, आपने 1 मिनट में 20 बार से ज्यादा अगर सांस लिया, इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेथ, तो आपको क्या होगा, आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से। तो इस तरीके से हो नहीं सकता ना भाई। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया सांस लेना एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल है आपकी आपकी राइट टू लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ऐसे तानाशाही वाले लॉ नहीं बना सकते। इसका मैं एक और लेजिटिमेट एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझिएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी ना गवर्नमेंट न्यू टैक्स लॉ लेके आने वाली है। ठीक है, न्यू टैक्स लॉ लेके आने वाली है। इस लॉ के अंदर क्या है कि वो आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ सकती है विदाउट परमिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके का ये हो गया आर्बिट्रेरी लॉ, तानाशाही वाला लॉ। ठीक है, कि अब आपकी जो प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, जुडिशरी यहां पर बोलेगी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, वहां पर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, और ये प्राइवेसी आप ब्रीच नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके जो आर्बिट्रेरी लॉ है, हम इसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। ऐसा होगा, देख लेना, जो भी नया कानून आएगा उसमें, फिर उसके बाद कोर्ट में चैलेंज होगा, एंड देन उसके बाद राइट टू प्राइवेसी पे वो चैलेंज होगा। ठीक, और साथ के साथ टायरनी एग्जीक्यूशन, टायरनी जो एग्जीक्यूटिव की होती है उस पर भी लिमिटेशंस लगाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, एक तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, क्या लिमिटेशन लगाते हैं टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पे और आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर पे। नाउ फिर आपका एक डीपीएसपी मेंशन है, ये भी एक सैलिएंट फीचर है। ठीक है, डीपीएसपी क्या काम करता है, डीपीएसपी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट सेल्फ डिक्लेयर दैट दीज प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये खुद ही ये कहता है कि ये फंडामेंटल हैं, ये दीज आर द फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके लिए क्या किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, आपका मेंशन है आर्टिकल 50 के अंदर कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट रहना चाहिए जुडिशियरी के, वरना जुडिशियरी में इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो जुडिशियरी जस्टिस नहीं कर पाएगी, जो है वो पार्शियल हो जाएगी, इम्पार्शियल नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि बायस्ड, अनबायस्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो होगा वो जुडिशरी से अलग रहेगा। ऑलराइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। नेक्स्ट है कि जो वोटिंग एज है वो पहले कितनी थी, वो थी 21 इयर्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21 इयर्स थी, जिसको रिड्यूस कर दिया गया था कितना, 18 इयर्स। कब, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1998 से। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में कौन था प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी। ठीक है,
तो राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया का भी? वो है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम है। देखिए मेन क्या होता है? स्टेट होता है। और स्टेट की डेफिनेशन क्या है? देखिए स्टेट की डेफिनेशन है, ये जो स्टेट है, हम किसको स्टेट कहेंगे? देखिए स्टेट कहने के लिए क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, तो इंडिया की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है। उस टेरिटरी में कुछ लोग रहने चाहिए, तो यस इंडिया में कुछ लोग भी रहते हैं। यहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यस यहां पर एक गवर्नमेंट भी है। और ये जो स्टेट है, ये जो टेरिटरी है, ये क्या होनी चाहिए? सॉवरेन होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए इसकी, यानी कि अपने फैसले खुद लेने के लिए आजाद हो। तो इंडिया क्या है? सॉवरेन है। तो इंडिया क्या हो गया? स्टेट है। इंडिया एक क्या है? स्टेट है। अब स्टेट का क्या होता है? एक हेड होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। अब स्टेट के अंदर क्या है? एक गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं। स्टेट के क्या होते हैं? तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी होते हैं। तो फिर ये नेशन क्या होता है? कि देखिए नेशन हम उसको कहते हैं कि नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए कॉमन लैंग्वेज। नेशन वहां पर कहेंगे या तो वहां पर कॉमन लैंग्वेज हो, या कॉमन हिस्ट्री हो, या कॉमन कल्चर हो, या कॉमन ज्योग्राफी हो, या कॉमन टेरिटरी हो, उसको क्या कहेंगे? नेशन कहेंगे। जब मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट होंगे, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले ही लेक्चर में आपको ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और भी डिटेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशन हम तभी कहते हैं उसको जब कॉमन हो कुछ, या तो लैंग्वेज कॉमन हो, तो इंडिया में लैंग्वेज कॉमन नहीं है। हिस्ट्री कॉमन है, यस हमारी सबकी एक हिस्ट्री कॉमन है। ठीक है, कल्चर कॉमन है, कल्चर कॉमन नहीं है। ज्योग्राफी कॉमन है, तो ज्योग्राफी इंडिया की थोड़ी सी अलग होती है। एज ए होल इंडिया देखे तो कॉमन है, बट फिर भी इंडिया में थोड़ा सा ज्योग्राफी डिवाइड हो जाती है। लेकिन टेरिटरी हमारी कॉमन है, जो टेरिटरी हमारी वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, इसलिए इंडिया क्या है? एक नेशन है। बट इंडिया को प्योरली नेशन नहीं कह सकते, इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, नेशन बन रहा है वो धीरे धीरे। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टेट। स्टेट ना, देखिए जो मैंने आपको बताया स्टेट के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इकोनॉमी के बेस पे जो स्टेट होता है वो क्या है? एक कैपिटलिस्ट होता है, एक होता है आपका सोशलिस्ट, एक होता है आपका कम्युनिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट आपका वेस्टर्न देख सकते हैं, कम्युनिस्ट में आपको चाइना देख सकते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट जो होता है यहां पर क्या होता है? एक तरीके से वेलफेयर स्टेट होता है, ये वेलफेयर स्टेट होता है। और वेलफेयर स्टेट को क्या कहा जाता है? कि स्टेट इज एवरीवेयर। जहां पे स्टेट हर जगह हो वहां पे क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट। मतलब अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। देखिए ये जो कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट का मतलब, कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है? वो कम से कम होना चाहिए, लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी का भी रोल कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का रोल कम है तो भाई गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसका भी रोल कम हो जाएगा। यहां पर क्या होता है? सोशलिस्ट में सारी स्कीम्स क्या है? सारी स्कीम जैसे उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, सब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अब गवर्नमेंट कर रही है तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स होंगे हर चीज के लाइसेंस देने के लिए, चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है और साथ के साथ ब्यूरोक्रेट्स का रोल बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है वेलफेयर स्टेट को, स्टेट इज एवरीवेयर। हर जगह पर गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। जितना ज्यादा वेलफेयर स्टेट होगा उतना ज्यादा वहां पर आपको ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी। इसीलिए 1990s में जब इंडिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो एलपीजी पॉलिसी आई थी, और एलपीजी पॉलिसी के बाद यहां पर यह कहा गया था कि भाई आप क्या काम करेंगे? ब्यूरोक्रेसी को लिमिटेड करेंगे। आप क्या काम करेंगे? मार्केट को ओपन करेंगे। और मार्केट को ओपन करना मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था यहां पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। लेकिन बाद में ये 8 शेड्यूल होकर के कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए। पार्ट्स कितने हो गए? 25 एंड 448 समथिंग आर्टिकल्स हो गए हैं टोटल। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये पार्ट्स और ये सब एक्सप्लेन कर देता हूं, और जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके आर्टिकल है 1 to 4। सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल है 5 to 11। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, उसके आर्टिकल है 12 to 35। फोर्थ पार्ट है डीपीएसपी, यहां पर आर्टिकल्स आते हैं 36 to 51। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इससे आर्टिकल इंसर्ट किया गया था कौन सा? 51A।
तो ओरिजिनली इसके अंदर 10 आर्टिकल थे, लेकिन अभी कितने हैं? 11, टोटल 11 आर्टिकल हैं इस एक आर्टिकल के अंदर। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल कैसे स्टार्ट होते हैं? 51A क्लोज ए, 51A क्लोज बी, ऐसे करके टोटल 11 आर्टिकल्स है अंदर। नेक्स्ट आता है 5 है बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। देखिए यूनियन गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल किसके स्टार्ट होंगे? पहले प्रेसिडेंट के होंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, फिर अटॉर्नी जनरल, फिर पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सीएजी। तो ये टोटल आर्टिकल कहां से है? 52 से 151 तक है। ठीक है, फिर है सिक्स में आएगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले कौन आएगा? गवर्नर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर एडवोकेट जनरल, फिर असेंबली। असेंबली ना बोलकर यहां पर मैं बोल सकता हूं स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहां पर असेंबली एंड काउंसिल, 6 स्टेट्स में काउंसिल है तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आएगा आपका आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8। ठीक है, 7 नहीं है क्योंकि 7 को डिलीट कर दिया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 था, पर बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इसको क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, आता आपका 8 के अंदर है यूनियन टेरिटरीज मेंशन है। आपका आर्टिकल है 239 से 242, और यहीं पर बाद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को भी लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी, तो उसके भी आर्टिकल्स यहीं पर आएंगे। ठीक है, नाउ 9th है पंचायत। तो ये पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक। फिर आपका 9A, ये म्युनिसिपैलिटीज को डील करता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। यहां पर आर्टिकल इसके 243P से लेके 243ZG तक, ZG बोल लो। ठीक है, यहां तक है आपका। ठीक है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 243ZH से लेके 243ZT तक है इसके आर्टिकल। देन आपका 10th है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है, यहां पर आर्टिकल 244 से 244A है। ठीक है, पार्ट 11 ये बात करता है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखिए फेडरेशन, मैंने बताया फेडरल है तो दोनों के क्या होगा? एक नेशनल गवर्नमेंट है, एक जो आपका रीजनल है यानी कि स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा कि ये दोनों फंक्शन कैसे करेंगे। वैसे ही स्टेट है तो स्टेट के आपस में, स्टेट्स के बीच में भी होगा। तो यहां पर रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, कौन से रिलेशन? लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव की। आर्टिकल 243 से 263 आपका पार्ट 12 में आएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें आएंगी, और राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 268 से 300A तक है यहाँ पे। ये जो 300A है ना, ये बेसिकली क्या था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ये पहले फंडामेंटल राइट था। ठीक है, फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F के अंदर। लेकिन इसको बाद में यहां से फंडामेंटल राइट से हटाकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाकर इसको यहां पर लीगल राइट में डाल दिया था, आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 301 से लेके 307। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल पार्ट 14 के अंदर सर्विसेज आती है अंडर यूनियन एंड स्टेट। कौन सी सर्विसेज? बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज आती है आपकी। ऑल इंडिया सर्विस, इसको आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये सब है। फिर ग्रुप ए सर्विस है, ये सब चीजें। और साथ के साथ आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब चीजें आती है। ठीक है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। फिर आता है आपका पार्ट 14A, यहां पर आता है आपका ट्राइब्यूनल्स के लिए आए थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, आर्टिकल 323A से लेके 323B तक। देन पार्ट 15 इलेक्शन की बात करता है, तो यानी कि इलेक्शन कमीशन की भी बात करेगा, तो इलेक्शन से रिलेटेड सभी चीजें इस पार्ट के अंदर है। आर्टिकल 324 टू 329A।
देन पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एंग्लो इंडियंस, इन सब की बात करता है। साथ के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, आर्टिकल है 330 से लेके 342। देन आपका है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, तो टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके आर्टिकल्स है 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट आपका पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेगा। यहां पर आपको आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल एंड 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी मिलेगी, यानी कि 352 से लेके 360 तक है। फिर 19 में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, 361 से लेके 367। देन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्ट है 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। देन 21 एंड 22 टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया पार्ट 7 रिपील कर दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। तो शेड्यूल्स मैंने आपको बताए थे इनिशियली 8 थे, लेकिन बाद में 12 हो गए थे। तो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है स्टेट एंड यूटी की, यहाँ पर बताता है कि जो कि स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, क्या हैं, और यूनियन टेरिटरीज वगैरह, उन सब के बारे में बताता है। तो इंडिया की टेरिटरी के बारे में बताता है बेसिकली। पार्ट 2 के अंदर आता है आपका इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, किस किस के, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर ऑफ द स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, चेयरमैन। चेयरमैन तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिया ना, तो ये जो चेयरमैन है ये वाइस प्रेसिडेंट ही है बेसिकली। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, both the parliament and the state legislature, judges of the supreme court and the high court and CAG, सिर्फ इन्हीं का। तो आपको ये याद रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड के अंदर कौन कौन आता है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही आएंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस, यहाँ पे ओथ वाली बात आती है, तो किस किस की ओथ है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, तो यूनियन के और स्टेट के जितने भी मिनिस्टर है उनकी ओथ शेड्यूल 3 के अंदर है। ठीक है, एमपीज, एमएलएज, एमएलसी सबका यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ऑफिस एंड ये एक तो साथ के साथ अपनी ऑफिस की और सेक्रेसी की दोनों की ओथ लेते हैं। ऑफिस की मतलब एज ए मिनिस्टर, और सेक्रेसी मतलब कि भाई मैं जो इंफॉर्मेशन है वो इधर उधर लीक नहीं करूंगा, मैं इसके प्रति लॉयल रहूंगा टाइप, तो वो शपथ ली जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी, ठीक है, इन सब की। एक चीज याद रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की नहीं आती है इसके अंदर। ये जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के अंदर प्रेसिडेंट की ओथ नहीं आती, उनकी है आर्टिकल 60 के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 69 के अंदर, और गवर्नर की है अंडर आर्टिकल 159। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 ऑफिस ऐसे हैं जिनकी ओथ जो है वो शेड्यूल्स में मेंशन नहीं है। उसमें आता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं या कितनी होनी चाहिए, किस बेस पे होनी चाहिए, वो सब यहां पर मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है आपका शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के अंदर बेसिकली प्रोविजंस मेंशन है, बेसिकली प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब है ना, उनके एरिया को कंट्रोल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किसमें मेंशन है, शेड्यूल 5 के अंदर मेंशन है। लेकिन इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसका एरिया नहीं आता, ये नहीं आता शेड्यूल 5 में। ठीक है, बेशक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल एरिया हो, बट वो 5 के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जहां पर भी शेड्यूल 5 का एरिया होगा वहां पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे, जब प्रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जब ये काउंसिल बनेगी उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इस 20 मेंबर्स में से जो 3/4 मेंबर होंगे वो क्या होंगे, वो एसटी के होंगे। ठीक है, किससे, असेंबली से, एसटी कैटेगरी के मेंबर होंगे फ्रॉम द असेंबली, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है कि भाई ये 3/4 मेंबर नहीं हो पाते, देन उसके बाद आप जो है किसी अदर ट्राइब से यहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि गवर्नर में मेक रूल प्रिस्क्राइबिंग और रेगुलेटिंग एनी फंक्शन ऑफ द काउंसिल। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको इसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब कौन करेगा रूल्स और रेगुलेशन या फंक्शन के लिए, दैट इज गवर्नर। ठीक है,
गवर्नर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ शेड्यूल एरिया, तो जो शेड्यूल एरिया है उसकी रिपोर्ट कौन देगा प्रेसिडेंट को, गवर्नर देगा, ठीक है। गवर्नर में बाय नोटिफिकेशन कैन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरिया and amend or repeal any law of parliament and state legislature only after president assent will be applicable, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी कानून या तो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है या स्टेट के द्वारा, तो यहां पर प्रेसिडेंट, ये जो गवर्नर है वो नोटिफाई कर सकता है, या तो वो कानून यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर होगा तो भाई कितना एप्लीकेबल होगा, वो सब की पावर भी किसके पास है, गवर्नर के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ एक बार कंसल्ट करेगा, वहां से असेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वेयर देयर इज अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल द गवर्नमेंट शुड कंसल्ट सच काउंसिल, जहां जहां पर जिस जिस एरिया में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी या जिस स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, वहां पर गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाने से पहले, कुछ भी फंक्शन करने से पहले उससे कंसल्ट करेगा, उस काउंसिल से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। नाउ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल ट्रांसफर टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, अगर आप इस ट्राइबल एरिया में कोई भी लैंड परचेज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं फॉर माइनिंग पर्पस, तो यहां पर वो लैंड जो है अगर एक्वायर की है किसी प्राइवेट पार्टी ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने या प्राइवेट इंडिविजुअल ने, उसके लैंड ट्रांसफर को क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट विल डिसाइड द बाउंड्री ऑफ शेड्यूल एरिया और इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट बाउंड्री। जैसे मान लीजिए कि अब यहां पर एक स्टेट के अंदर यहां पर इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये शेड्यूल एरिया है, तो सबसे पहले कौन डिक्लेयर करेगा इसको, प्रेसिडेंट करेगा। अब प्रेसिडेंट के पास ही पावर है या तो इसके साइज को बढ़ा दे या इसके साइज को छोटा कर दे, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज करना हो इसकी बाउंड्री को, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर आपका होता है शेड्यूल 5 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के अंदर क्या है, यहां पर जो मैंने आपको पहले बोला था ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चारों से रिलेटेड डील करता है कौन सा, शेड्यूल 6। बाकी सबसे डील कौन करता है, शेड्यूल 5 डील करता है। अब यहां पर यह कहा गया है कि देखिए, यहां पर जो गवर्नर होगा वो क्या काम करेगा, वो एम्पावर्ड है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर ऊपर क्या बन रही है, शेड्यूल 5 के अंदर क्या बन रहा है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर आप क्या बनाएंगे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, और इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया आप इंक्रीज या डिक्रीज कौन कर सकता है, गवर्नर, ठीक है। तो याद रखिएगा गवर्नर, ठीक है। एक सवाल आता है कि देखिए, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, आसाम में होता है डायरेक्ट कंट्रोल किसका, गवर्नर का। गवर्नर के पास बहुत पावर होती है आसाम के अंदर, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 30 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 4 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम 4 को कौन करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा। Governor shall make rules for the first constitution of district or region in consultation with the existing tribal council or other representative organization within the autonomous district or region for election। देखिए यहां पर क्या काम करेगा, गवर्नर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट वो बनाई जाएगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा या ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो कौन बनाएगा, वहां इलेक्शन के लिए रूल्स कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। लेकिन उससे पहले वाली ट्राइबल काउंसिल से आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार जब इलेक्शन होगा तो टेन्योर कितने का होगा, 5 साल का, ठीक है। और बाउंड्री भी डिसाइड करने के लिए गवर्नर ही इंपावर्ड है, ठीक है। इफ डिसोल्व प्रायर टू द टेन्योर, अगर ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ये जो काउंसिल बनेगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर अगर ये पूरे 5 साल से पहले अगर वो हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है, तब यहां पर क्या होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यानी कि कौन से, ये जो 4 नॉमिनेटेड है ना, जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं, ये अगर डिसोल्व हो जाती है ना काउंसिल, तो डिसोल्व होने 5 साल से पहले डिसोल्व हो जाती है, तब भी ये जो 4 मेंबर होंगे ये कंटिन्यू करेंगे, कब तक, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वहां पर ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, गवर्नर कैन डिले इलेक्शन इफ एन इमरजेंसी और सच सिचुएशन ओकर्स 1 year एट ए टाइम एंड 6 months आफ्टर एन इमरजेंसी। देखिए
जो गवर्नर है यहां पर ये जो इलेक्शन होने हैं इनको डिले कर सकता है, लेकिन एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए डिले कर सकता है अगर इमरजेंसी लगी हो देश में कहीं, यानी कि या उस एरिया में भी इमरजेंसी लगी हो तब। और इमरजेंसी हटने के बाद वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए डिले कर सकता है, उसके बाद इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। ठीक है। मेंबर्स इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो बेसिकली क्या है यहां पर, जैसे मान लीजिए कि 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के टेन्योर से पहले 3 साल पे किसी ने रिजाइन कर दिया है, डेथ होगी, तो यहाँ पे जो सीट खाली होगी, इस सीट पे अगर इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा, तो यहाँ पे जो नया मेंबर आएगा ये फर्दर 5 ईयर के लिए नहीं आएगा, ये 2 साल और बचे हुए हैं उन्हीं के लिए काम करेगा, यानी कि जो रिमाइंडर पीरियड है सिर्फ उसके लिए। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता देता हूं। असम के अंदर टोटल 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंडर 6 शेड्यूल। ठीक है। कौन कौन से? कार्बी एंगलोंग है, दिमा हसाओ है, आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। ठीक है। इनके ईयर है, आपका कार्बी एंगलोंग 1952 में बना था, आपका दिमा हसाओ 1952 में बना था, बोडोलैंड 2003 में बना था। मेघालय के अंदर क्या है? मेघालय के अंदर 3 है। ठीक है। कौन कौन से? खासी, जैंतिया एंड गारो। यहां पर आपको हिल्स भी मिलेंगी। ये सब कब बने हैं? 1973 में बने हैं। ठीक है। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम के भी 3 है, मिजोरम में भी 3 है, याद रखिएगा। कौन कौन से? चमका, लाई और मारा। ठीक है। ये सब भी कौन कब बने हैं? 1972 में बने हैं। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा। क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ईयर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक ही है, वो कब बनी है? 1982 में। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से है, TTAAD। ठीक है। 1982 में बनी है। यानी कि लेटेस्ट की मैं बात करूं तो वो बोडोलैंड बनी है, सबसे अर्लीस्ट की मैं बात करूं तो कार्बी एंगलोंग है। ठीक है। कार्बी एंगलोंग एंड दिमा इज द ओल्डेस्ट। देन उसके बाद आपका आएगा आपका आएगा ये मिजोरम वाले, फिर उसके बाद मेघालय वाले। ठीक है। उसके बाद आपके आएंगे त्रिपुरा वाले, और उसके बाद बोडोलैंड आएगा, आसाम वाला। ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 6 शेड्यूल के अंदर है। नाउ आता है आपका 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट मेंशन है, सब्जेक्ट लिस्ट मेंशन है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि फेडरल पॉलिटी है हमारी, तो फेडरल पॉलिटी में सब्जेक्ट लिस्ट के थ्रू डिवाइड किया गया है कि सेंटर किस चीज पे कानून बनाएगा और स्टेट किस चीज पे बनाएगा। तो यहां पर जो यूनियन लिस्ट है उसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे और अभी कितने हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। स्टेट के अंदर ओरिजिनल कितने थे? 66 थे, अभी कितने हैं? 61 है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके अंदर ओरिजिनली 47 थे, अभी कितने हैं? 52 है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कुछ ट्रांसफर भी किए थे, जैसे वेट एंड मेजर है, एजुकेशन है, इनको ट्रांसफर किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। तो इनको कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये वैसे कि ये वाला आर्टिकल 7 शेड्यूल में नहीं आता है। ठीक है। यहां पर बस मैंने मेंशन किया आपको बताने के लिए कि देखिए, जो भी सब्जेक्ट अगर इन 3 लिस्ट से बाहर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअरी। रेजिडुअरी। ठीक है। अब ये रेजिडुअरी पावर किसके पास है? ये अंडर आर्टिकल 246 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास है। अब मेजर सब्जेक्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनियन लिस्ट में आपको नेशनल हाईवेज, लॉटरीज वगैरह मिल जाएगी। स्टेट के अंदर आपको पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, पब्लिक हेल्थ, पिलग्रिमेज विद इन इंडिया, लिकर, एग्रीकल्चर, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब किसका पार्ट है? ये सब स्टेट का पार्ट है। और कॉन्करेंट में क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैरिज, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों न्यू लॉज है, न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जो अभी नए बने हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। यूनियन लिस्ट में ज्यादातर वो पावर हैं जो बड़े लेवल की पावर है, बिग। ठीक है। चाहे आपका करेंसी प्रिंट करने से रिलेटेड हो, फॉरेन से लोन लेना हो, ठीक है, डिफेंस हो, फॉरेन रिलेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब कहां पर है? वो रेलवे हो, यूनियन लिस्ट के अंदर है। ठीक है। एक बार लिस्ट वगैरह अच्छे से देख लेना। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल 8। शेड्यूल के 8 के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन है जो रिकॉग्नाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो 1950 के अंदर, 1950 में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी वो थी असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मेघालय, मलयालम, मराठी,
उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, सिंधी को 1967 में ऐड किया गया था, कोंकणी को 1992 में, मणिपुरी को 1992, नेपाली को भी 1992, बोडो को 2003, डोगरी भी 2003, मैथिली भी 2003 एंड संथली भी 2003। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबको मिलाकर कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है। और यहां पर ये जो उड़िया लैंग्वेज है ना, यहां पर ये उड़िया, उड़िया का नाम पहले क्या था, उड़िया था, उड़िया था। ठीक है, इसको रीनेम किया उड़िया, किससे, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। साथ के साथ ये भी याद रखिएगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश नहीं आती है 8 शेड्यूल के अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, साथ के साथ ये जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 344 से लेके 351, ये किसके अंदर आता है, ये डील करता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 17 है, जो 17 है, यहां पे आप देखिए, जो पार्ट 17 है, ये देखिए यहां पे पार्ट 17 है, पार्ट 17 डील करता है लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल 9। देखिए यहां से ऐड होता है, ये तो इससे पहले क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में ऐड किया गया। 9 शेड्यूल ऐड किया गया था कब, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या, क्योंकि इंडिया में हुआ था लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म किए गए थे, और लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं तो क्या है, वो एक तरीके की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ था ये तो। अब फंडामेंटल राइट के अंदर अगर मेंशन है और आप लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया कि एक शेड्यूल बनाया गया, 9 शेड्यूल, और 9 शेड्यूल में यह कहा गया कि अगर हमने कोई भी कानून 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया तो आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, लेकिन 2007 में ना यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, द लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर आपने कोई भी कानून 9 शेड्यूल में प्लेस किया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, उसमें जुडिशरी की पावर आएगी, जुडिशरी देखेगी कि वो कानून सही है या नहीं। जो आपने पहले बोल दिया था कि जुडिशरी चेक नहीं कर सकती, जुडिशरी के पास जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो एप्लीकेबल नहीं होगी 9 शेड्यूल के लॉज पे, वो अब ऐसा नहीं होगा 24 अप्रैल 1973 के बाद। यही डेट क्यों फिक्स की गई, ये वही डेट है जिस दिन केशव नंद भारती केस का जजमेंट आया था। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, तो ये याद रखिएगा। 10 शेड्यूल आया था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। ये बेसिकली राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंडर आया था, और यहां पर पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, और यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है ये वर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लेके आए, क्योंकि 1967 में जब यहां पर कांग्रेस का जो एरा ऑफ वन पार्टी खत्म होता है, यहां पर एक लेजिस्लेटर होता है गयालाल। ये क्या काम करता है कि एक सिंगल डे में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर देता है, और इसलिए एक बहुत फेमस टर्म आया था आयाराम गयाराम। ठीक है, जिसके बाद बहुत सारे आपको डिफेक्शन देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में भी स्प्लिट हो जाता है, वहां भी पार्टी टूट जाती है। और 1984 में जब राजीव गांधी इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद उनको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है 415। तो राजीव गांधी को कहीं ना कहीं डर होता है कि डिफेक्शन ना हो जाए फिर से, तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, वो एंटी डिफेक्शन लॉ बना देते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि अगर आपने कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन जीता है तो अब आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, अगर आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आप अपनी सीट खो देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लॉज को लेके आए। और 1967 में जब ये चीजें हो रही थी, तब एक पहली कमेटी बनाई थी इसके ऊपर, वाईबी चौहान की। ठीक है, तो याद रखिएगा वाईबी चौहान की फर्स्ट कमेटी बनाई थी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। नाउ
11 शेड्यूल के अंदर मेंशन है पंचायत। पंचायत मैंने आपको ऑलरेडी बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, और पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट मैटर्स है। शेड्यूल 12 के अंदर आता है म्युनिसिपैलिटीज, उसके अंदर वो आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके अंदर 18 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। अब इसके लिए एक टर्म आता है फेडरेशन विद इन फेडरेशन। देखिए, पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, फेडरेशन विद इन फेडरेशन। हाउ, जैसे देखिए, ये एक नेशनल गवर्नमेंट है, इसके अंदर क्या है, एक रीजनल गवर्नमेंट है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया, फेडरल हो गया। लेकिन स्टेट में भी क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में क्या हो गया, ये भी फेडरेशन हो गया। तो ये क्या है, ये फेडरेशन विद इन फेडरेशन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कि जो सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में स्टेट वाइज ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी है, लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीट्स है 550, लेकिन अभी कितनी है 543। पहले 545 थी, दो एंग्लो इंडियंस भी होते थे, बट एंग्लो इंडियंस को अब हटा दिया गया है। ठीक है, सभा में कितनी है, राज्यसभा में थी 250, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी कितनी है 245 है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मैं बात करता हूं स्टेट असेंबली की। जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं उसमें असेंबली, असेंबली की मैक्सिमम सीट कितनी है 500, यानी कि 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम कितनी 60 से भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ही स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 स्टेट्स हैं। ठीक है, वहां पर आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3 ऑफ असेंबली। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर असेंबली के अंदर 300 है, तो वहां पर काउंसिल में कितनी होगी, मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मिनिमम कितनी है काउंसिल की सीट, 40। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नाउ यहां पर ही मैंने सारे स्टेट वाइज डेटा मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि भैया मैं या मैच द फॉलोइंग में कि कौन से स्टेट्स में कितनी एमएलए की सीट है या कितनी एमपी की सीट है, लोकसभा या राज्यसभा की, वो भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये डेटा आपका, आपके पास प्रॉपर डेटा मैंने आपको दिया है। साथ के साथ यहां पे वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, ठीक है, वैल्यू ऑफ एमएलए वोट भी लिखा हुआ है। ये यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है आपका, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होता है। किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होता है ये वैल्यू ऑफ वोट। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं, देखिए कि हमने बोला है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए असेंबली में सीट, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, ये एग्जेम्पशन है, यहां पर 60 से कम आपको मिलेगी। देख सकते हैं, देखिए गोवा के अंदर कितनी है 40 है, यहां पर आपको सिक्किम में मिलेगी 32, यहां पर आपको मिजोरम में मिलेगी कितनी 40, और यहां पे पुडुचेरी में कितनी है 30। तो ये क्या है, एग्जेम्पशंस हैं यहां पर, तो ये आप एग्जेम्पशंस देख लीजिएगा। ओके, नाउ सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट अगर किसी राज्य के पास है तो वो किसके पास है, यूपी के पास, जिसमें 63 जनरल की सीट है, 17 एससी की सीट्स है, एंड एसटी की एक भी सीट नहीं है। ठीक है, लोकसभा की सीट की मैं बात करूं तो अगेन यूपी के पास सबसे ज्यादा है 31। अगर मैं बात करूं असेंबली की तो 403 है यूपी के पास, सबसे हाईएस्ट है। तो ये सारे देख लीजिएगा डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने सारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको मिनिमम 40 ही है, 40 से नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो प्रीलिम्स है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, आपका यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चंस बनते हैं इससे काफी, तो वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लैंस। हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री से क्या अडॉप्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, सबसे पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसको हमने बेस रखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। तो इसमें से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, आईएएस आईपीएस, सब वहीं से लिया है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, जिनको 5 रिट्स कहते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिससे हम हमारे जो लोकसभा एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रियम्बल लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, इलेक्टोरल कॉलेज लिया है, प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के कितने जुरिस्डिक्शंस होते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आपका आता है जर्मनी से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने किससे लिया है? जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहां पर मेंशन है? प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। ये कहां से लिया हमने? ये रशिया से, यानी कि यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वर्ड है ये हमने कहां से लिया? रिपब्लिक फ्रेंच से लिया है, ठीक है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, ये भी हमने फ्रेंच से लिया है। नाउ जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या लिया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मैंने आपको बताया था, जो कि किसमें मेंशन था? 9B में, पार्ट 9B में मेंशन था। ये हमारा आया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया है, ठीक है। पार्ट 9B के अंदर मेंशन है। आर्टिकल कहां से पावर मिलती है, मतलब बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी कहां लिखा है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर भी मेंशन है। और आर्टिकल कौन सा है? ये 43B, ठीक है। डीपीएसपी का 43B जो है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है ये और डीपीएसपी में भी मेंशन है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 21 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इन 21 डायरेक्टर्स में एक सीट जो होगी या तो एससी या एसटी से होगी और 2 वुमेन की होगी, ठीक है। 3 सीट्स रिजर्व रहेंगी बेस्ड ऑन द कैटेगरी। यहां पर साथ के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर को-ऑप्टेड मेंबर्स भी रख सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यानी कि 21 तो वो डायरेक्टर हो सकते हैं एंड 2 कौन हो सकते हैं? को-ऑप्टेड मेंबर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टेन्योर कितना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का? क्योंकि इसमें भी इलेक्शन होते हैं, 5 ईयर का होता है, ठीक है। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाए, मतलब कि कोई भी सीट अगर खाली हो जाए तो वहां पर उसको भरा जा सकता है, बट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी फिल अलाउड इफ द टेन्योर इज रिमेनिंग हाफ ऑफ द टेन्योर, ठीक है। ये तभी अलाउड है जब हाफ, एटलीस्ट हाफ टेन्योर बचाओ, हाफ से कम होगा तो फिर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? ये डिसाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, ठीक है। नाउ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन का एक्ट। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो टर्म है ना अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहां से लिया है? ये हमने एडॉप्ट किया है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ठीक है। द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है, वहां से हमने ये वर्ड लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो क्या है? लिमिटेड है। ये किसने बोला है? केशव नंद भारती केस में बोला है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर चीज में जुडिशियरी घुस जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? अगर हर चीज में जुडिशियरी घुसेगी तो इसको बोलेंगे जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। जुडिशियल ओवर रीच बोलेंगे हम इसको, तो ये समझ जाना आप, ठीक है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था। मैंने लास्ट वीडियो में नाम बताया था कि किसने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसको भी ये चीजें पता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सैलिएंट फीचर्स में यही सब है। ये जो भी चीजें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखिएगा।